देखो भाई, थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? देखो डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, ऐसी वैसी नहीं है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है और कैसे जनरेट होता है? हमने मैग्नेट देखी है, मैग्नेट क्या प्रोड्यूस करती है अपने चारों तरफ? मैग्नेटिक फील्ड। तो वैसा ही मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है जब एक वायर में चार्जेस चलते हैं, तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? प्रीवियस यूनिट में हमने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हीटिंग इफेक्ट क्या है? जब चार्जेस चलते हैं तो रेजिस्टेंस के कारण उस वायर में हीट प्रोड्यूस होती है, ये हीटिंग इफेक्ट है। तो वैसा ही एक और इफेक्ट देखने को मिलता है, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। आ गया ना समझ में? तो मैं शुरुआत में थोड़ा हिस्ट्री में चलता हूँ। पहले हमारे को नहीं पता था कि हम क्या मानते थे, मैग्नेटिज्म बोलूँ मैं, करंट एंड मैग्नेटिज्म आर टू सेपरेट फिनोमिनाज। क्या मानते थे लोग? इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दो अलग अलग चीज़ें हैं, वो कभी भी एक हो ही नहीं सकती। लेकिन सन 1820 में 1820 का जो हैंस ओरियस्टेड का एक्सपेरिमेंट था, उसने भाई लोगों की आंखें खोल दी। ये एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, मैं बोल रहा हूँ इंटरेस्टिंग है, इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। तो हैंस ओरियस्टेड ने एक्सीडेंटली डिस्कवर किया, वो कर तो कुछ और रहे थे, लैब में अपरेटस के साथ छेड़खानी कर रहे थे, करंट फ्लो करवा रहे थे, लेकिन उनको क्या मिला कि जब किसी वायर में करंट फ्लो होगा तो क्या प्रोड्यूस होता है? सराउंडिंग में मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। तो मैंने बोला ना, क्या समझते थे लोग कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दो अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन हैंस ओरियस्टेड ने क्या पाया कि मान लीजिए एक सिक्का देखते हो आप, एक कॉइन देखते हो ना आप, तो कॉइन एक ही है लेकिन उसके दो पहलू हैं, हेड एंड टेल। तो हेड एक साइड क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरे साइड क्या है? मैग्नेटिज्म। और ये दोनों सेपरेट नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू है। समझ में आया? आप कभी भी इन दो फिनोमिनाज को सेपरेट कर ही नहीं सकते। समझ में आया? इलेक्ट्रिसिटी होगी तो मैग्नेटिज्म होगा, और मैग्नेटिज्म के कारण क्या प्रोड्यूस होगी? फिर इलेक्ट्रिसिटी। इसी के कारण, इसी एक्सपेरिमेंट की डिस्कवरी के कारण, इसी इन्वेंशन के कारण आपके जनरेटर बने हैं, डायनामो बने हैं, जिससे आप बैटरी चार्ज करते हो गाड़ियों में, ठीक है। हमारी बाइक्स में जो हेडलाइट जलाती है, ठीक है, वो किसके कारण है? डायनामो के कारण। तो जनरेटर या डायनामो इसी एक्सीडेंटल डिस्कवरी की देन है बेटा। इसलिए एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, हैंस ओरियस्टेड का एक्सपेरिमेंट है क्या। जैसे मैंने लिख भी रखा है, 1820 में एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो ये क्या कर रहा था कि एक वायर ऐसे पड़ी हुई थी लैब में, ये ए बी एक वायर कंसीडर करेंगे। तो यहाँ बैटरी कनेक्ट कर रखी थी इसने, और जैसे ही की क्लोज की, देखो ये की है स्विच, ये ओपन की का सिंबल, और अब ये क्या है? क्लोज। ऐसे ले लो, या फिर वैसे वाली जानते हैं आप, है ना, ये वाली भी की लेते हैं हम, ये वाला है ना, और इसको क्लोज कर देते हैं ऐसे। तो जब इसने की को क्लोज किया बैटरी लगा करके, इसने क्या ऑब्जर्व किया कि पास में एक कंपास नीडल डिफ्लेक्ट हुई। पास में एक कंपास पड़ा हुआ था। कंपास आप जानते हो क्या होता है? दिशा सूचक यंत्र, समझ गए, जो डायरेक्शंस को बताता है। तो कंपास की नीडल में डिफ्लेक्शन दिखा। वैसे कंपास की नीडल किधर स्टे करती है? नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। हमेशा किधर स्टे करती है? नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में। जैसे ये नॉर्थ डायरेक्शन और ये साउथ डायरेक्शन अपने आप रुकी रहती है, इसमें कोई मशीन वगैरह नहीं लगी होती, कोई डिवाइस नहीं है, सिर्फ नीडल है, और वो किसकी है? मैग्नेट की। मैग्नेटिक नीडल है कंपास की। इस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे हम। हमेशा इसी डायरेक्शन में क्यों स्टे करती है, ये क्यों रुकती है इसी डायरेक्शन में। इधर करोगे आप, इधर करोगे, या एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को, ये एक्सपेरिमेंट भी करवाएंगे तुम्हारे को बार मैग्नेट की हेल्प से। जब एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को ऐसे लटकाया जाएगा तो हमेशा वो झूल जाल के किधर रुकेगी? नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। आप इधर कर दो, फिर किधर आ जाएगी? नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में। तो इसको करवाएंगे। तो इसको क्या दिखा कि ओरिजिनल पोजीशन से, इनिशियली पोजीशन जो थी उससे हट गई है, ऐसे डिफ्लेक्ट हुई। तो उसको समझ में नहीं आया कि ऐसा क्या किया मैंने, हो सकता है वैसे ही लगी हो। तो फिर उसने क्या किया? स्विच को ऑफ किया, फिर दोबारा से ऑन किया, फिर उधर डिफ्लेक्शन दिखा। फिर उसने सोचा हो सकता है कोई मेरे से गलती हुई या कुछ ऐसा हुआ, मतलब कोई मैग्नेट के, उसको समझ में तो आ गया था कि मैग्नेट के ऊपर एक दूसरी मैग्नेट ही फोर्स लगा सकती है, मैं नहीं लगा सकता। उस क्या समझ में आया हैंस ओरियस्टेड को? एक मैग्नेट को दूसरी मैग्नेट ही इफेक्ट कर सकती है और कोई चीज़ इफेक्ट कर ही नहीं सकती। तो ये ऐसे मुड़ी है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड है। फिर उसने सोचा ठीक है एक बार चेंज करके देखता हूँ, पोलरिटी चेंज की, यानी कि इधर पॉजिटिव की और इधर नेगेटिव। फिर डिफ्लेक्शन
अलग ही डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में दिखा। मतलब जब फर्स्ट टाइम ऐसे एक्सपेरिमेंट किया था तो उधर नॉर्थ चला गया था और इधर क्या आ गया था साउथ, यानी कि इसके चारों तरफ कौन सा पोल डेवलप हुआ था बेटा, नॉर्थ। एक एग्जांपल से सोचा जाए, नॉर्थ को तो रिपेल कर दिया था इसने पहले वाले, जब हम पोलैरिटी चेंज नहीं की थी पहले वाली बार, और जब पोलैरिटी चेंज की इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, तो फिर नॉर्थ को अट्रैक्ट किया, यानी कि कौन सा पोल बना है फिर दूसरी बार, साउथ पोल सराउंडिंग में। चीज़ आई समझ में। तो उसको यहाँ से समझ में आया कि जब किसी वायर में करंट फ्लो होती है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, चारों तरफ वायर के मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और उसी के कारण एक फील्ड के जरिए फोर्स लग रही है इसके ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेट किसकी है, मैग्नेटिक, अरे ये जो मैग्नेट है वो क्या बनाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। जो नीडल है वो किसकी है, मैग्नेट की। चीज़ है समझ में। तो इसलिए इसके ऊपर क्या लगा, फोर्स, सेम नेचर होने के कारण। अदरवाइज चार्ज इसके ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता। क्या फोर्स लगा सकता है मैग्नेट के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड। आया कि नहीं समझ में। तो यहाँ से उसको समझ में आया कि अगर हम एक वायर में करंट फ्लो करवाते हैं, एक वायर को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी, V वोल्ट की बैटरी लगा दी, तो इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, उसके लिए उसने रूल भी दिया। राइट हैंड स्क्रू रूल भी बोलते हैं उसको, राइट हैंड कर्ल रूल भी बोलते हैं। देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल दोनों अलग हैं, और ये जो है ये कौन सा रूल है, राइट हैंड कर्ल रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल। तो राइट हैंड रूल यूज बोलते हैं इसको, राइट हैंड रूल यूज किया है भाई, ठीक है। तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा बन रहा था, उसने देखा कि जब करंट ऐसी डायरेक्शन में है, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर कब होगा, जब ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल और ये वाला क्या हो, नेगेटिव टर्मिनल। आएगी नहीं समझ में। तो ऐसे करंट फ्लो करेगी, तो उस टाइम पे उंगलियां कर्ल कैसे होंगी अपनी, ऐसे, और अंगूठा किधर पॉइंट कर रहा है, करंट की तरफ। तो अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखना है। राइट हैंड रूल क्या है, अंगूठे को किस डायरेक्शन में रखिए, करंट की डायरेक्शन में। उंगलियां कर्ल ऐसे होंगी, ऐसे तो टूट जाएंगे, ऐसे तो कर्ल होंगी नहीं। तो ऐसे चारों तरफ इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड कैसा बना, ऐसे। आया कि नहीं समझ में। और जब उसने इसके चारों तरफ आयरन पार्टिकल्स को, आयरन फाइलिंग्स को ऐसे छिड़का, तो उसने देखा कि उन्होंने अपने आप को एक स्पेशल शेप में अरेंज कर लिया है। और वो शेप कैसी थी, ऐसी जैसे मैंने मैग्नेटिक फील्ड बनाया है। ये शेप किसकी है, आयरन फाइलिंग्स की, जो मैंने ड्रॉ की है। तो उससे पता चला कि अच्छा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बन रही हैं इसके चारों तरफ। और जब करंट की डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो समझ में है ना, जब करंट की डायरेक्शन ऊपर से नीचे होगी तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ कैसा बनेगा, ऐसे। ऐसे अंगूठे को पॉइंट करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और उंगलियां कर्ल हो रही हैं ऐसे, तो यानी कि ऐसा चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। आया कि नहीं समझ में। तो ऊपर से देखने पर अगर उसको ऊपर से देख रहे हैं तो ये अपने लिए क्लॉकवाइज है। ध्यान से देखो, ऊपर से इसको देख रहे हो आप, तो ऊपर से देखने पर ऐसे, तो ये क्लॉकवाइज, और ये फिर क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। आया ना समझ में। नीचे से देखोगे तो फिर अलग बदल जाती है डायरेक्शन, क्योंकि अगर ऊपर से आप देख रहे हो क्लॉकवाइज और नीचे से देख रहे हो तो फिर वह एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। चीज़ है समझ में। हाँ, ये थी हैंस ओरिस्टेड की डिस्कवरी, ठीक है, जिसने इलेक्ट्रिसिटी को जन्म दिया। इलेक्ट्रिसिटी का जन्मदाता यही है, हैंस ओरिस्टेड का एक्सपेरिमेंट। समझ में। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज को मूव करवाएं तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है। फोर्स मैग्नेटिक, बी किसका सिंबल है भाई, मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ई इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, तो ये ऑब्जर्व किया गया कि अगर किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से ऐसे फेंका गया, मान लेंगे, और सारी कंडीशन भी देखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड लगा है ऐसे, है ना, और यहाँ किसी चार्ज को ऐसे थ्रो किया गया, चार्ज को फेंका गया, तो क्या देखा, क्या उसकी वेलोसिटी में इंक्रीज हुआ या डायरेक्शन चेंज हुई, वेलोसिटी डिक्रीज कर गई, क्या हुआ, तो वही सारी चीज़ें देखेंगे। जब एक चार्ज को ऐसे थ्रो किया गया विद ए वेलोसिटी ऑफ v इन मैग्नेटिक फील्ड, तो बेटा क्या ऑब्जर्व किया गया कि वो जो है वो सीधा नहीं चला, वो क्या हो गया, वो मुड़ गया और सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट कर दिया उसने, ये ऐसे। आया कि नहीं समझ में। ऐसा मोशन कब कर सकता है, जब सेंटर से एक फोर्स लगे हर टाइम पे, जिसका नाम क्या है बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स, डायरेक्टेड टुवार्ड्स सेंटर। जो फोर्स डायरेक्ट हो, किधर डायरेक्टेड हो, टुवार्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल। जैसे आप एक धागे को घुमाते हैं
पत्थर बांध करके एक धागा घुमा रहे हैं, तो वो घूम रहा है धागा सर्कल में, ऐसे सर्कुलर मोशन में, तो मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है धागे के कारण, नहीं तो स्ट्रेट चलेगा। जैसे धागा काटो आप, तोड़ दो धागे को, कैसा जाएगा? स्ट्रेट, सीधा। और अगर 90 डिग्री पे हर टाइम पे कोई फोर्स लगता रहे, किसके ऊपर? वेलोसिटी के 90 डिग्री पे, एट राइट एंगल टू वेलोसिटी। तो किसी चार्ज को हमने ऐसे थ्रो किया, हमने क्या देखा? ये इधर जाना चाहता था, इसका नेचर किधर जाने का था? स्ट्रेट। तो लेकिन फोर्स ने इसको क्या कर दिया? मोड़ दिया। चीज़ है समझ में? अब भी फोर्स किस एंगल पे है? वेलोसिटी के साथ है, 90 पे। तो ये कंटिन्यूअस क्या करेगा? इसकी डायरेक्शन को चेंज करता रहेगा। जब इधर ऐसे आया, अब भी 90 डिग्री पे, अब भी फोर्स कितने एंगल पे बेटा? 90 पे। तो फिर ये ऐसे मुड़ गया, और अब जब इधर जाने का इरादा था इसका, लेकिन फोर्स 90 डिग्री पे लग रहा है, तो इसको फिर ऐसे टर्न कर देगा, टर्न कर देगा। आया ना कुछ समझ में? तो बार बार ये वाला फोर्स इसको टर्न करता रहेगा, और इसका जो मोशन है लीनियर मोशन, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा? सर्कुलर मोशन में। तो ये वाला सिस्टम आपको समझ में आना चाहिए। आया ना समझ में? इस तरह से सर्कुलर मोशन करता है ये, क्योंकि फोर्स ऑलवेज रिमेन्स परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी के ऊपर फोर्स हर टाइम पे कितना एंगल पे है? 90 डिग्री पे। तो क्या करता है ये फोर्स? कुछ आया समझ में? जब मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज को चलाया जाता है, तो उसकी स्पीड इंक्रीज नहीं कर रही है, क्या हो रहा है? वो टर्न हो रहा है, मुड़ रहा है। तो इसके ऊपर फोर्स जो लग रही है, उसका हम देखना चाहते हैं कि उसका सिनेरियो क्या है, कैसे लग रही है, कब ज़्यादा होगी, कब कम होगी, कब बढ़ेगी, कब घटेगी। तो हमने ऑब्जर्व किया कि इस पार्टिकल को अगर ज़्यादा चार्ज देते हो आप, मैग्नेटिक फील्ड उतना ही रखो, ज़्यादा चार्ज दोगे तो ज़्यादा फोर्स लगेगा। समझ में आया? तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ दैट पार्टिकल। दूसरा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी। थर्ड, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट एट दैट लोकेशन। भाई अगर वेलोसिटी ज़्यादा रखते हैं ना, वेलोसिटी कम है तो ये बहुत बड़ा सर्कल बनाएगा ऐसे, ठीक है। वेलोसिटी ज़्यादा रखते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? ये छोटा सा सर्कल बनाता है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग लगाया हमने तो और छोटा सर्कल बनाएगा। ज़्यादा फोर्स लगेगी, कुछ आया कि नहीं समझ में? ज़्यादा फोर्स लगेगी, ज़्यादा टर्न होगा। तो इन तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। एक फैक्टर और है एंगल। तो एंगल किस किस के बीच में होना चाहिए, ये ऑब्जर्व किया गया। क्या ऑब्जर्व किया गया? ये देखा गया कि ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लगाया, ध्यान से देख लो, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया, और ऑब्जर्वेशन है ये, कभी ये सोचो थीटा कहाँ से आ गया। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया और किसी चार्ज को ऐसे थ्रो किया गया, देखा दोनों के बीच में सेम डायरेक्शन, सेम एंगल, एंगल कितना हो गया? 0 दोनों के बीच में। तो एंगल 0 होने से देखा वो तो मुड़ा ही नहीं, वो तो सीधा सीधा जा रहा है विद द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब फोर्स लगा ही नहीं। फोर्स लगता तो मुड़ता। तो मतलब जब एंगल 0 हो तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी 0 हो जाता है? साइन थीटा। तो यानी कि फोर्स डिपेंड्स ऑन एंगल साइन थीटा। अब मैं बताऊंगा ये क्या है साइन थीटा। अब इन तीनों चारों इक्वेशंस को कंबाइन करो, क्या मिलेगा? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल QVB साइन थीटा। इनको ऐसे इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड है ना, ये थर्ड है, और ऐसे ये क्या है? फोर्थ। लिखो तो लिखो ना, ठीक है। और ऑन कंबाइनिंग सभी को कंबाइन किया तो क्या मिला रिलेशन? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल QVB साइन थीटा। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जब आप इसको इक्वलिटी में चेंज करोगे तो क्या इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी QVB साइन थीटा। आ रहे समझ में? तो K की वैल्यू को 1 कर देंगे। इफ K इज इक्वल्स टू 1 देन F इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? QVB साइन थीटा। ये फोर्स लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड है ये कौन सी फॉर्म है बेटा? मैग्नीट्यूड फॉर्म। तो फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर फॉर्म भी तो लिखो इसकी। ये कौन सी फॉर्म है? मैग्नीट्यूड फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म भी तो लिखो। वेक्टर फॉर्म क्या होगी? साइन थीटा हट जाएगा, चार्ज तो स्केलर है, साइन थीटा हट जाएगा। वेक्टर फॉर्म लिखते हुए F इज इक्वल्स टू QV क्रॉस B। इट इज वेक्टर फॉर्म। कैसी फॉर्म है? वेक्टर फॉर्म। आया बेटा समझ में? ठीक है।
अब मैंने आपको 1000 बार बता रखा है कि किसी भी कांस्टेंट के वैल्यू को वन कब किया जा सकता है, बता रखा है जब उस इक्वेशन में कोई क्वांटिटी नहीं आई हो, पहली बार इंट्रोड्यूस हुई हो। तो बी देखो, चार्ज देखो पुराना है, इसकी यूनिट बन चुकी है, वेलोसिटी पुरानी इसकी यूनिट बन चुकी है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड पहली बार आया है। 12th पढ़ते हुए अभी तक मैग्नेटिक फील्ड आया था क्या? नहीं आया था। तो मैग्नेटिक फील्ड पहली बार आया है, इसलिए नई क्वांटिटी आते ही हमने इसकी वैल्यू को क्या कर दिया, 1। कैसे 1 किया? हम कितना चार्ज लेंगे, 1 कूलम। ध्यान से देखो, उसके पास कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, 1 मीटर पर सेकेंड। उसके ऊपर अगर कितना फोर्स लग रहा हो, 1 न्यूटन। उस टाइम एक चार्ज को थ्रो किया आपने, 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है उसकी, कितना चार्ज है उसके ऊपर, 1 कूलम। तो अगर उसके ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है तो हम मैग्नेटिक फील्ड को एडजस्ट करेंगे भाई, न भी लग रहा हो। कुछ आया कि नहीं समझ में? 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आपने फेंका, 1 मीटर पर सेकंड, और 1 कूलम चार्ज, तो हो सकता है उसके ऊपर 1 न्यूटन फोर्स ना लग रहा हो। तो हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया या घटाया, कुछ भी हो सकता है भाई। न लग रहा हो, ज़्यादा लग रहा हो, ये भी तो हो सकता है। ज़्यादा लग रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करना पड़ेगा। तो ऐसी वाली कंडीशन में जब 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आपने 1 कूलम चार्ज को फेंका और उसके ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगा, उस टाइम पे जितना मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाया, जितना वहाँ पे प्रेजेंट था, उसको क्या बोला गया, 1 यूनिट मैग्नेटिक फील्ड, 1 यूनिट मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे के की वैल्यू को क्या कर दिया बेटा हमने, 1। आया कि नहीं समझ में? आया? हाँ। अब फोर्स का फॉर्मूला आ गया अपने पास, क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, ठीक है। अब ये फोर्स क्या करता है, ये फोर्स लगातार इसको टर्न करवाता है, इसकी स्पीड को इंक्रीज नहीं करता, डिक्रीज भी नहीं करता, मतलब एक्सेलरेट नहीं करवाता। एक्सेलरेशन तो है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन मतलब स्पीड इंक्रीज या वेलोसिटी इंक्रीज नहीं करता, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगी लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा या डायरेक्शन, वो चीज़ देखनी है। देखो, वेलोसिटी दो चीज़ों से बनी है ना, मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन। तो यहाँ मान लीजिए स्पीड हर टाइम पे 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, पूरे रास्ते से कितनी है, 3 मीटर पर सेकंड। तो मैग्नीट्यूड भले ही चेंज ना हो रहा, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो क्या बोला जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। और जब वेलोसिटी चेंज होगी तो देयर मस्ट बी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो देयर मस्ट बी ए फोर्स, और फोर्स है तभी तो मुड़ रहा है, ये प्रूफ है। क्या फोर्स लग रहा है किसके ऊपर, बिल्कुल लग रहा है भाई। आया ना समझ में, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है भाई, अब इसकी डेफिनेशन बनाते हैं। हाँ, ये फोर्स लगने वाला फोर्स मैक्सिमम कब होगा, कुछ समझ में आ रहा है? मैक्सिमम कब होगा, जब आप मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना रखो, 90 डिग्री, क्योंकि V और B के बीच का एंगल है बेटा साइन थीटा। फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब कितने एंगल पे आप मैग्नेटिक फील्ड के कितने एंगल पे थ्रो करो, 90 पे। 60 के ऊपर भी थ्रो कर सकते हो, 20 डिग्री के ऊपर भी थ्रो कर सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा 20 डिग्री पे थ्रो किया कर सकते हो, लेकिन फोर्स कम हो जाएगा। मैक्सिमम फोर्स के लिए क्या कंडीशन है, साइन 90 कितना हो जाएगा, 1। उस टाइम पे फोर्स कितना हो जाएगा, क्यू वी बी मैक्सिमम। कुछ आया बेटा समझ में? इफ थीटा इज 90, बी और बी के बीच का एंगल। ठीक है, तो अभी हमारे को यहाँ से एक फॉर्मूला मिल गया मैग्नेटिक फील्ड। इसी फॉर्मूले को देखो, इसी फॉर्मूले को F इज इक्वल्स टू क्या है, क्यू वी बी साइन थीटा है। आपको बी निकालना है, तो बी क्या हो जाएगा, F अपॉन में क्यू वी, F अपॉन में क्यू वी। भाई साइन थीटा इधर ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो बी की वैल्यू निकालनी है, क्यू वी बी साइन थीटा, यही तो फॉर्मूला। मैक्सिमम कब होगा उसके लिए कंडीशन देख ली हमने। तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे इसकी यूनिट बनाएंगे, क्योंकि बी की तो यूनिट बनानी है हमने, बी पहली बार आया है अपने पास, बी की यूनिट बनानी है, बी के डायमेंशन, सारी चीज़ें आप इस फॉर्मूले से ड्राइव कर सकते हो, इसी फॉर्मूले से। फोर्स का डायमेंशन, चार्ज का डायमेंशन, वेलोसिटी का डायमेंशन, तीनों के डायमेंशन रखो, किसका डायमेंशन आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का। बेटा है समझ में? और बी का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, टेस्ला। सुन लो ध्यान से, इससे यूनिट नहीं बनाओगे आप, ध्यान से सुन लो, इससे यूनिट नहीं बनेगा कभी। इस फॉर्मूले से यूनिट बनाओ, न्यूटन, कूलम और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड ना। एक और ही यूनिट है टेस्ला। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। CGS यूनिट क्या है, गॉस। लिख देता हूं मैं, SI यूनिट ऑफ B इज टेस्ला। टेस्ला काफी बड़ा यूनिट है। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला एंड CGS यूनिट क्या है बेटा, गॉस, GAUSS। ठीक है ना।
जी, कैपिटल जी इसका सिंबल रहेगा, इसका टी है, इसका जी। ठीक है भाई, क्लियर लिख देता हूँ मैं ताकि दिखे आपको। बेटा ये सिंबल है। तो टेस्ला बड़ा है और गोस क्या है, छोटा। तो 1 टेस्ला कितने गोस के इक्वल है? 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गोस। बिल्कुल, ये अगर रिलेशनशिप पूछी जाए आपको टेस्ला और गोस में तो ये रिलेशन है। और 1 गोस 10⁻⁻4 टेस्ला। आया कि नहीं समझ में? जैसे किलोग्राम और ग्राम में जो रिलेशन है, किलोग्राम 10⁻3 ग्राम, गोस छोटा है और टेस्ला बड़ा है। ठीक है, अब एक बार इसके ऊपर आते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए लोकेशन किस तरह से हम डिफाइन करेंगे? इफ 1 कूलम चार्ज इज टेकन, यहाँ से ले लो, इफ ए 1 कूलम चार्ज इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड एंड देन 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड एट राइट एंगल टू द वेलोसिटी एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड, तो उस टाइम पे उस पार्टिकल के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा वो कितना माना जाएगा? 1 टेस्ला। जो मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगा रहा है ना, वो कितना माना जाएगा? 1 टेस्ला। चीज़ है समझ में? या फिर इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड क्या है? अगर एक कूलम चार्ज मूव कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, साइन 90, एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड, सो दैट टाइम, उस टाइम जितना फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स है, ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड क्या है कि फोर्स, तो उस टाइम पे जितना फोर्स लग रहा होगा उसके ऊपर, इट इज़ कंसिडर्ड एज 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड, जितना मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे प्रेजेंट होगा। चीज़ समझ में? लिख दो एक बार इसके, छोटी सी डेफिनेशन है इसकी। आई जी समझ में? 1 टेस्ला इज दैट मैग्नेटिक फील्ड। 1 टेस्ला की डेफिनेशन है ये, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी है, दोनों के लिए एक ही चीज़ मानिए आप। 1 टेस्ला इज दैट मैग्नेटिक फील्ड इफ ए चार्ज इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, देन इट एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। लिख रखा है मैंने? नहीं लिखा? देन इट एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, वो कितना माना जाएगा? 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड। आया बेटा समझ में? ये चीज़ है। तो अभी देखिए ध्यान से, एक बार ये समझ में आना चाहिए आपको, ये पूरा डेरिवेशन क्या कहता है ये। अभी अब मैं आपसे इसकी डायरेक्शन देखूंगा, डायरेक्शन पूछूंगा, ये डायरेक्शन बताइए किधर है। तो इसकी डायरेक्शन कैसे पता करोगे आप? मान लीजिए इधर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लगा है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड, एक चार्ज को मैं ऐसे थ्रो कर रहा हूँ, तो किधर मुड़ेगा वो मुड़े तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, तो इस लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? तो उसका पता लगाएंगे किस रूल से? लेफ्ट हैंड रूल। समझ में आया? लेफ्ट हैंड रूल से इसका पता लगाएंगे। लिख दे देता हूँ, डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे पता लगाएंगे? लेफ्ट हैंड रूल। जैसे ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड और ऐसे चार्ज को थ्रो किया, तो लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? ये जो है, ये अपनी फिंगर कौन सी है? 4 फिंगर, ठीक है, इसको आपने फर्स्ट फिंगर है अपनी, इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में सेट करना है हमेशा, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैंने इसको सेट किया।
अब चार्ज के ऊपर ये जो है चार्ज किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किधर, इधर। चार्ज वेलोसिटी की डायरेक्शन में किसको रखना है, मिडल फिंगर को, ठीक है, ये वेलोसिटी है। और ये थंब क्या रिप्रेजेंट करता है, लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन। तो जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड को सेट किया, ये चार्ज ऐसे थ्रो किया आपने, ऐसे फेंका, तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। मतलब होगा क्या, जैसे आपने चार्ज को ऐसे थ्रो किया, इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ फोर्स, पता है ना आपको। इसको ऐसे मोड़ेगा, ऐसे 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 घूमना स्टार्ट कर देगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगे, आया ना समझ में। और मान लीजिए ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है और किसी चार्ज को ऐसे थ्रो किया आपने, ये मैग्नेटिक फील्ड चार्ज को ऐसे थ्रो किया, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इसको सेट करो। इस चीज़ को ध्यान से शांति से समझना है बिल्कुल, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, चार्ज को कैसे थ्रो किया मैंने, ऐसे मान लो ये चार्ज है ना, ऐसे वेलोसिटी दी चार्ज को, तो अंगूठा किधर पॉइंट कर रहा है, नीचे की तरफ। यानी कि ऐसे चार्ज जाएगा, उसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा ऐसे, और ऐसे मुड़ जाएगा और ऐसे ऐसे घूमना स्टार्ट करेगा, आया ना समझ में। और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और चार्ज को कैसे फेंका था, ऐसे, और चार्ज को ऐसे फेंका जाए तो, उसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, समझ में। अब पहले ये नीचे की तरफ मुड़ रहा था ऐसे, अब किधर मुड़ेगा, ऊपर की तरफ, ऐसे। तो ये चीज़ समझ में आनी बहुत ही ज़रूरी है कि डायरेक्शन का कैसे पता लगाएंगे, एक चार्ज को किधर थ्रो किया जाएगा तो किधर मुड़ेगा, चीज़ आई ना समझ में। अब 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर आता हूँ। 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड क्या लैब में हम जनरेट कर सकते हैं, तो आंसर हाँ कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। 1 टेस्ला इतना बड़ा नहीं है कि भी आप सोचो जनरेट नहीं कर सकते, क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, बिल्कुल प्रोड्यूस कर सकते हैं 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। कैसे प्रोड्यूस करोगे, मैंने तरीका आपको बता ही दिया है, मेथड, कि मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, एक चार्ज को थ्रो करेंगे, उसको वेलोसिटी देंगे, और उस टाइम पे अगर उसके ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है 1 कूलम चार्ज के ऊपर थ्रो करते हुए, समझ में, तो हम उसको क्या एज्यूम करेंगे, उसके ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड है, 1 यूनिट मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि 1 यूनिट मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट क्या बना दी, टेस्ला बना सकते हैं। तो अगर अर्थ के ऊपर देखें हम, मैंने बोला था ना गॉस जो है वो काफ़ी छोटा है और टेस्ला काफ़ी बड़ा है, तो हम देखें तो अर्थ के ऊपर हमारे को कितना मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, तो अर्थ के अप्रोक्सीमेट हाफ गॉस, कहीं कहीं 1 गॉस भी नहीं है, 1 गॉस से बहुत छोटा है मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, किसके कारण, अर्थ के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। हम देखेंगे वो वाली वीडियो में, अलग वीडियो बनाएंगे उसमें, और अलग से उसमें सारी चीज़ें आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा कि जब आप अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करना चाहोगे, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो वो हाफ गॉस, कहीं कहीं थोड़ा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और दिल्ली में ये देखा गया कि दिल्ली में जो मैग्नेटिक फील्ड है 0.35 गॉस, 0.35 गॉस, हाफ गॉस से भी कम है, ठीक है। तो अगर किसी बार मैग्नेट के पास देखो आप, एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट के पास मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, लिख देता हूँ मैं एक बार। एक बार मैग्नेट के पास मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बेटा, बार मैग्नेट के पास 10⁻⁻² टेस्ला, समझ में आ गया। और अगर आप ह्यूमन बॉडी में देखोगे, ह्यूमन बॉडी में मैग्नेटिज्म कितना है, 10⁻⁻10 टेस्ला, बहुत ही वीक है। हमारी बॉडी जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करती है वो काफ़ी वीक है बेटा, स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करती है, इस चीज़ का पता है आपको, प्रोड्यूस करती कैसे पता है आपको, चार्जेस चलते हैं अपनी बॉडी में, करंट दौड़ती है, नहीं है, समझ में आएगा। देयर आर 2 सिग्निफिकेंट डिवाइसेस, ब्रेन और हार्ट, ठीक है, जो करंट प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारी बॉडी में करंट फ्लो होता है, ब्लड चलता है, कुछ आयंस फ्लो होते हैं, आयंस के फ्लो होने के कारण क्या बनती है, करंट। तो आयनिक करंट हमारी बॉडी में कौन सी है, आयनिक करंट, समझ गए आप। तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जो आप जानते हो ना कि आप एक्सरे लेते हो, एक्सरे में हमारी फोटो आती है हाथ की, या फिर आप एमआरआई जानते हो, पूरी बॉडी की जो एमआरआई होती है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई। तो एमआरआई में अगर हमारा शरीर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा मान लीजिए, तो उस टाइम पे एमआरआई में हमारा जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो आएगा नहीं, बॉडी की फ़ोटो आएगी नहीं उसमें एमआरआई में। तो एमआरआई मशीन कैसे काम करती है, हमारी बॉडी थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, उसके कारण एमआरआई हमारी इमेजेस
खींच पाती है। तो नाम ही क्या है उसका, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इमेज लेनी, ठीक है, इमेज लेनी है उसको, इसलिए इमेजिंग। ह्यूमन बॉडी में इतना है, काफ़ी कम है, 10⁻⁻10 टेस्ला। अगर आप स्पेस में जाते हो, स्पेस में बाहर, तो स्पेस में इंटरस्टेलर स्पेस में बाहर जाएंगे हम, तो अप्रोक्सीमेट 10⁻12 टेस्ला, यानी कि 2 स्टार्स के बीच में, अप्रोक्सीमेट 2 स्टार के बीच में बाहर स्पेस में आप जाओ तो बहुत ही कम मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ। सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कहाँ प्रोड्यूस होता है बेटा? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड आपने देखा होगा न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल। हाँ, एक सन जो डाई करता है उसके पीछे कोज है कि वो ब्लैक होल बने ना बने, न्यूट्रॉन स्टार भी बन सकता है, ठीक है, वाइट डार्क भी बन सकता है। ये चंद्रशेखर लिमिट है, अगर आपने नहीं देखी तो मेरा वो वाला वीडियो देख लेना, चंद्रशेखर लिमिट वाला, ठीक है। तो न्यूट्रॉन स्टार का मैग्नेटिक फील्ड अप्रोक्सीमेट, न्यूट्रॉन स्टार का मैग्नेटिक फील्ड 10⁸ या 9 टेस्ला होता है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड है, और इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है कि अगर वहाँ से लाइट भी गुजर रही होगी तो उसको भी खींच लेगा, अट्रैक्ट करेगा, फिर लाइट भी बाहर नहीं निकल पाती इसके मैग्नेटिक फील्ड से। और आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है 10⁸, ठीक है, 1 टेस्ला नहीं है ये, 10⁸ टेस्ला, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ, तो ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस करती है, मैंने आपको बताया काफ़ी वीक प्रोड्यूस करती है, और प्रूफ तो मैंने आपको दे ही दिया कि MRI वगैरह, ठीक है। या फिर आप देखो एक मैग्नेटोथेरेपी भी है, आपने देखी है नहीं देखी है, मैग्नेट के जरिए इलाज किया जाता है जिसको क्या बोला जाता है, मैग्नेटोथेरेपी। उसमें क्या है, मैग्नेटोथेरेपी आप सर्च कर लेना गूगल पे, मैग्नेटोथेरेपी किस प्रकार की थेरेपी है जिसमें कमर से नीचे का जो हिस्सा है उसका इलाज किया जाता है, घुटनों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, जो भी, उसमें चारों तरफ से ऐसे मैग्नेट लगा करके जो दर्द है उसको ठीक किया जाता है, चीज़ें समझ में। तो मैग्नेटोथेरेपी है, यानी कि हमारी बॉडी में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और किसी टाइम पे वहाँ कोई दिक्कत आ गई तो बाहर से मैग्नेट का नॉर्थ एंड साउथ पोल लगाया जाता है उसमें, मैग्नेटोथेरेपी में, और ऐसे वहाँ का दर्द ठीक हो जाता है। या कई बार आभूषण के साथ पहनाया जाता है, आभूषण के साथ, जैसे मैंने देखा कई ऐसे ब्रेसलेट्स पहने हुए देखे मैंने, औरतें, वहाँ क्या लगे हुए चारों तरफ छोटे छोटे मैग्नेट्स, ठीक है, उस ब्रेसलेट्स में। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा करके कई बीमारियों का इलाज किया जाता है भाई, चीज़ समझ में। तो यही चीज़ मैं बता रहा था कि काफ़ी इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, ऐसा वैसा चैप्टर नहीं है। आया चीज़ समझ में? कितना फोर्स लगेगा किसी चार्ज के ऊपर, फोर्स कब मैक्सिमम होगा, ये फोर्स क्या क्या कर सकता है, ये फोर्स इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज नहीं कर रहा, मतलब स्पीड को इंक्रीज नहीं कर रहा, वेलोसिटी चेंज कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, वेलोसिटी को इंक्रीज कर देता, समझ में ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होता है, इसकी वेलोसिटी, चार्ज की वेलोसिटी इंक्रीज होती है। आपको पता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक चार्ज को थ्रो करिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लगा रखा है, उसके ऊपर फोर्स लगाएगा Q × E, क्या करेगा, उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा, समझ में। अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या करेगा, स्पीड को इफेक्ट नहीं डालेगा, किसको चेंज करेगा, वेलोसिटी को, मतलब मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, क्या चेंज होगी, डायरेक्शन, ठीक है। तो ऐसे दो फोर्सेस जब लग रहे हैं, एक इलेक्ट्रिकल फोर्स, एक मैग्नेटिक फोर्स, तो उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम देखिए एक बार, 2 मिनट का है बस, ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है और मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, ध्यान से देखिए एक बार, थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में लगेगा, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड इट इंक्रीज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, स्पीड को इंक्रीज करेगा। इट डज नॉट affect the speed but it changes velocity, वेलोसिटी चेंज करता है बेटा ये मैग्नेटिक फोर्स। ये कोई पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, ऐसे 10 मीटर पर सेकंड से ही मूव करता रहेगा, तो क्या चेंज करता है, मैंने बताया डायरेक्शन चेंज करता है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसलिए वेलोसिटी को क्या कर रहा है, ये चेंज कर रहा है। तो सेकंड पॉइंट क्या होगा इसका, इट एक्ट ओनली इन वन डायरेक्शन,
जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हमने, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, एक चार्ज को थ्रो किया हमने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक चार्ज को ऐसे थ्रो किया, कुछ दूर तक ऐसा चलेगा किसी एंगल पे, फिर ऐसा चला जाएगा, उसके ऊपर Q इंटू ई फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, और इसकी वेलोसिटी को लगातार इंक्रीज करता चला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है ना वो एक ही डायरेक्शन में एक्ट करता है, और फोर्स कितना है, Q इंटू में E। अभी इसमें इट एक्ट्स एट परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। समझ में, ये वाला जो फोर्स है मैग्नेटिक फील्ड वाला किधर एक्ट करता है, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, और फोर्स कितना है, QVB है ना। समझ में, साइन थीटा को हटा करके वेक्टर फॉर्म Q इंटू में E है बेटा, चीज समझ में, वेक्टर फॉर्म है ये। तो मतलब फोर्स उतना ज़्यादा होगा जितनी ज़्यादा वेलोसिटी, जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा कभी देखा आपने, जितना वेलोसिटी उतना ज़्यादा फोर्स, कभी नहीं देखा आपने। ऐसा होता है कई बार, मेरे साथ तो होता है कई बार, जब गलियों में जाता हूँ बाइक पे तो कुत्ते गैल पड़ जाते हैं, कुत्ते भागते हैं पीछे बाइक के, भाव वो। तो वेलोसिटी जितनी ज़्यादा रखेंगे, बाइक की स्पीड जितनी ज़्यादा, उतने तेज़ी से भागेंगे, भाव करेंगे, और जैसे हम रोक देंगे वो भी रुक जाएंगे। तो जितनी ज़्यादा वेलोसिटी उतना ज़्यादा क्या लगेगा, फोर्स है बेटा, समझ में। तो बहुत ईजी सा चैप्टर है ये, इंटरेस्टिंग सा। नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, बियो सर्वेट लॉ या बायो सर्वेट लॉ भी बोलते हैं कई बच्चे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।